कोई व्यवधान पड़ेगा, जब जब कोई पर्यावरण के फंक्शनिंग में बाधा उत्पन्न होगी, दबाव उत्पन्न होगा, तब तब यह डिजास्टर के रूप में परिणत हो सकता है। इसमें कहीं से कोई शक शुबा नहीं है। इसीलिए इन्वायरमेंट पढ़ाते समय हम लोग बात करते हैं कि देयर इज नथिंग लाइक फ्री लंच इन द नेचर। यानी कि प्रकृति कुछ भी मुफ्त में आपको नहीं देती। आप प्रकृति के साथ जो भी करते हैं, प्रकृति आपको शुद्ध सहित वापस कर देती है। एग्जाम्पल के लिए, हम लोगों ने समुद्र में लाखों टन कचरे छोड़ दिए। एक चक्रवात आता है, एक सुनामी आती है, सारा का सारा कचरा तट पर पहुंचाकर चली जाती है। हटाते रहो, करते रहो साफ। बहुत चालाक बने थे। तो प्रकृति से जब हम छेड़छाड़ करते हैं तो प्रकृति फिर हमसे ज्यादा छेड़छाड़ कर देती है। हमारा छेड़छाड़ तो प्रकृति फिर भी बर्दाश्त कर लेती है, लेकिन प्रकृति का किया हुआ छेड़छाड़ बर्दाश्त कर सके इतनी औकात मनुष्य की है नहीं। दरअसल इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट में कुछ इनपुट होते हैं। इस तरीके से समझिए, कुछ इनपुट है, ये इन्वायरमेंट है, और उसका कुछ आउटपुट है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, सनलाइट, प्रकाश संश्लेषण हुआ, पेड़ पौधों ने भोजन बनाया, इसका आउटपुट हो गया। तो बहुत सारी इनपुट को लेकर पर्यावरण हमारे पास आउटपुट देता है, और उस आउटपुट का प्रयोग विभिन्न तरह के विकास के लिए किया जाता है, वृद्धि के लिए किया जाता है, चाहे वो मानव जाति के लिए हो, चाहे दूसरे जीव जंतुओं के लिए हो, बायोटा के लिए, वो एक अलग फैक्टर है। तो फिर डिजास्टर उत्पन्न कैसे होता है, इसको देखिए, आप समझिए। पेड़ तभी तक अच्छा है जब तक वह पेड़ का काम करता रहे। कोई फॉरेस्ट या जंगल तभी तक अच्छा है जब तक वो फॉरेस्ट के रूप में काम करता रहे। अगर उस फॉरेस्ट के अंदर कुछ गड़बड़ी उत्पन्न हो गई तो वह कहीं ना कहीं आपको ले जाकर बर्बाद कर सकता है। नदी का एक अपना मैकेनिज्म है, नदी का अपना एक फ्लो है, नदी का अपना एक प्रवाह है। नदी एक जगह से उत्पन्न होती है, नदी अपना मार्ग बनाते हुए चली जाती है, समुद्र तक जाए नहीं जाए, जहाँ जाकर कहीं ना कहीं जाकर खत्म हो जाती है। अपने रास्ते में विभिन्न प्रकार के बाधाओं से खुद ही निपटती है, आपको बुलाती नहीं है कि हमारे लिए रास्ता बनाइए। नदी का एक प्राकृतिक प्रवाह है, वह नदी आपको कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाएगी। जैसे ही नदी के साथ हमने छेड़छाड़ करना शुरू कर दिया, कहीं बांध बनाना शुरू कर दिया, कहीं पर नहरें निकालनी शुरू कर दी, कहीं नहरों को बंद करना शुरू कर दिया, कहीं स्लोप गड़बड़ हो गया, अब नदी आपको रहने भी नहीं देगी। 2-4 साल, 10 साल, 20 साल बाद तबाह कर देगी, बर्बाद कर देगी। ये नदी की गलती नहीं है, दरअसल गलती हमारी होती है कि हमने उस इन्वायरमेंट में, हमने नदी के पर्यावरण में छेड़छाड़ किया। और इस अप्रोच के साथ ही आपको डिजास्टर मैनेजमेंट पे कम से कम आगे बढ़ना चाहिए। कहने का क्या मतलब है, कहने का अर्थ ये है, उद्देश्य ये है कि अगर कोई पर्यावरणीय विसंगति उत्पन्न होती है, या असंगति इसको कहते हैं, एनोमली कहा जाता है। पर्यावरणीय विसंगति उत्पन्न जब होती है, इस पर्यावरणीय विसंगति के कारण फिर क्या हो जाता है, तो पर्यावरणीय विसंगति के कारण हो जाता है पर्यावरणीय स्ट्रेस या पर्यावरणीय दबाव। स्ट्रेस की वजह से क्या होता है, इस स्ट्रेस की वजह से हो जाएगा विपदा, इसको कहते हैं हजार्ड। हजार्ड से क्या हो जाएगा, तो ये एक इस तरह से कंडीशन चलती है, इस तरीके से रेलगाड़ी चलती है, इसी ट्रैक पर दरअसल चीजें काम करती हैं। अब हम लोग जो पर्यावरण मैनेजमेंट में काम करते हैं, आपदा प्रबंधन में काम करते हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट में काम करते हैं, वह यहां पर मैनेज करने की कोशिश की जाती है। जबकि रूट इसका कहां पे है, इस जगह पे। तो जब तक इसको हम मैनेज नहीं करेंगे, या जब तक हम इसको डिस्टर्ब होने के लिए छोड़ देंगे, तब तक हमारा कुछ होने वाला नहीं। हमें क्या करना है, अगर प्रॉपर तरीके से सस्टेनेबल मैनेज करना है डिजास्टर को सस्टेनेबली, तो हमें
पर्यावरण के ऊपर काम करना पड़ेगा, न कि आपदा के ऊपर। आपदा तो परिणाम है, आपदा तो परिणाम है, कारण तो ये है। पहले क्या होता था कि इस आपदा की वजह से कैटास्ट्रोफ आता था। कैसा कैटास्ट्रोफ का मतलब होता था कि महाविनाश, मानवीय विनाश। नाश हो जाता था। जैसे तकनीक उन्नत होती चली गई, जैसे जैसे जागरूकता बढ़ती चली गई, जैसे जैसे स्किल डेवलपमेंट होता चला गया, जैसे जैसे कैपेसिटी बिल्डिंग होती चली गई, अब मानवीय विनाश की घटना सामान्य रूप से दिखाई हमें नहीं देती। तो इस मानवीय विनाश को पढ़ा पढ़ाया नहीं जाता है। और जब आपदा आती है तो उसके बाद किया जाता है आपदा प्रबंधन। आपदा प्रबंधन किया जाता है। तो देखो, पर्यावरण क्या होता है, यह अलग टॉपिक है। पर्यावरणीय एनोमली क्या है? तो पर्यावरण में जो होना चाहिए वह ना होकर जो नहीं होना चाहिए वो होने लगता है, उसी को विसंगति कहते हैं, असंगति कहते हैं, एनोमली कहते हैं। दबाव क्या होता है? जब लगातार लंबे समय तक पर्यावरणीय विसंगति की स्थिति बनी रहती है तो पर्यावरण अपने फंक्शन को उस रूप में अंजाम नहीं दे पाता है, उस रूप में नहीं क्रियान्वित कर पाता है जिसके लिए उससे अपेक्षा की जाती है। उदाहरण के लिए, अगर मान लो पेड़ पौधे ऑक्सीजन देना बंद कर दें जो उनसे अपेक्षा की जाती है, पेड़ पौधे छांव देना बंद कर दें, नदी पानी देना बंद कर दें, तो ये सब क्या हो जाता है? स्ट्रेस आ जाता है, दबाव आ जाता है। या फिर जैसे जंगल है, तो अमेजन के जंगल से न जाने कितने टन या मेट्रिक टन ऑक्सीजन की उत्पत्ति होती होगी, उत्पादन होता होगा, और उस ऑक्सीजन की वजह से एक हमारा जो एनवायरनमेंट है या बायोस्फीयर है वो ठीक से रेगुलेट होता है। हम मान लीजिए अमेजन के जंगल को काट दिया, जनसंख्या वैसी ही है, बायोस्फीयर वैसा ही रहेगा, तो जैसे उसको काटा उससे होने वाली ऑक्सीजन सप्लाई घट गई। ऑक्सीजन सप्लाई जो घटी, डिमांड तो घटी नहीं है लेकिन सप्लाई घट गई। तो सप्लाई घटने की वजह से क्या होगा कि पर्यावरण में मौजूद ऑक्सीजन के ऊपर दबाव बढ़ जाएगा। इसकी वजह से बाकी के जंगलों पर दबाव बढ़ जाएगा। जैसे मान लीजिए कि एक गांव में पेड़ हैं और 200 लोग हैं, 200 लोग हैं, अपना ईंधन काट कर या वहां से चुनकर लकड़ी के रूप में लेके आते, काम चल रहा है। अब किसी कारणवश मान लीजिए कि वहां पर 400 पेड़ किसी ने काट दिए, तो लोग हो गए 200। अब 200 लोगों की जरूरतों को पूरा करने का दबाव आ गया 100 पेड़ों के ऊपर। इसी को इन्वायरमेंटल प्रेशर कहते हैं, स्ट्रेस कहते हैं। जब स्ट्रेस आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? विपदा का ऐसी कंडीशन आ जाएगी, आफत या संकट कह सकते हैं इसको, क्राइसिस, संकट की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। और अगर उस संकट की स्थिति को मैनेज नहीं किया गया तो फिर वही आगे चलकर आपदा का रूप ले लेगी। इस तरीके से आपदा प्रबंधन को समझना है। आपदा प्रबंधन को करते हैं, जब इसका आप आंसर लिखते हैं तो एक भूल कभी नहीं करना है। वह भूल ये है, आमतौर पर देखता हूँ मैं कि स्टूडेंट करते रहते हैं, कि आपदा के लिए प्रकृति को जिम्मेदार मानते हैं। प्रकृति कभी भी जिम्मेदार नहीं हो सकती। प्रबंधन मनुष्य कर रहा है, आपदा की उत्पत्ति के लिए जिम्मेदारी भी मनुष्य की। मनुष्य ही अंततः दोषी है। अगर पूरे धरती से मनुष्य को हटा दिया जाए तो कुछ हो या ना हो, मुझे नहीं पता कि कल को पृथ्वी कैसी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, अगर एक भी मनुष्य नहीं रहेगा तो, लेकिन जो भी होगा बेहतर होगा। मनुष्य जब नहीं था तो पृथ्वी इतनी बेहतर थी कि मनुष्य आ गया, से आया तब से पृथ्वी इतनी बदतर होती चली गई कि मनुष्य खुद ही इससे नफरत करने लगा। समय सूखा पढ़ाते समय, दूसरी आपदाएं पढ़ाते समय आपसे और भी सारी कहानियां, केस स्टडी जो महत्वपूर्ण होता है, बम्बे का केस स्टडी कैसे किया जा सकता है, असम का है, बिहार का है, राजस्थान का है, कैसे कैसे किस किस रूप में हम लोग केस स्टडी कर सकते हैं, उस केस स्टडी को हम लोग देखने की कोशिश करें। आपदा, आपदा की परिभाषा आपने समझ ली। संकट क्या होता है या हैजार्ड क्या होता है? हजार्ड का मतलब होता है ऐसी घटना
या दुर्घटना जिसमें बहुत बड़े व्यापक पैमाने पर विनाश की संभावना छुपी होती है। संकट वास्तविक रूप से इम्प्लीमेंट हो जाता है, सामने आ जाता है, तो उसी को कहते हैं आपदा। संकट उसका एक प्री फॉर्म है, पहले का चरण है, और घटना घट गई तो आपदा हो जाती, संकट आ गया। संकट छोटा सा होता है, एक अलग शब्द होता है रिस्क। तो देखेंगे जोखिम क्या होता है, फिर जोखिम का मैनेज। आजकल एक्चुअली डिजास्टर मैनेजमेंट से ज़्यादा जोर दिया जा रहा है जोखिम प्रबंधन पर या रिस्क मैनेजमेंट पर। तो रिस्क क्या होता है उसको भी हम लोग देखेंगे। तो हजार्ड क्या है? हजार्ड को के बारे में कहा जाता है, जैसे एक सेंटेंस अक्सर लोग यूज करते हैं कि लव इज अ हजार्ड, इट कैन बिकम डिजास्टर एनी टाइम। प्रेम एक विपदा है जो कभी भी आपदा हो सकता है। अगर संकट को रोका नहीं गया तो आपदा बनेगा। अगर संकट के स्तर पे इसको रोक दिया गया तो आपदा आने से बच जाएगा, आपदा का सामना हमें नहीं करना पड़ेगा। देखिए आपदा क्यों इतनी फ्रीक्वेंसी क्यों बढ़ रही है, जबकि होना क्या चाहिए था भाई? होना ये चाहिए था कि तकनीकी उन्नति के चलते, अर्थव्यवस्था के मजबूत होने के चलते, जागरूकता का प्रसार हो जाने की वजह से, सोशल मीडिया के आ जाने की वजह से आपदा या इसके प्रभाव को कम से कम किया जाना चाहिए या कम से कम हो जाना चाहिए। लेकिन हुआ उल्टा है। सोशल मीडिया पर अब एक एक मिनट में आप हजारों लाखों लोगों तक मैसेज पहुंचा सकते हैं, और लाखों लोगों तक जब मैसेज पहुंचा देंगे, हजारों लाखों लोगों तक मैसेज जब एक एक मिनट में पहुंचने लगेगा, तो क्या हो जाएगा कि प्रभाव को तो कम हो जाना चाहिए था। लेकिन देखा जा रहा है कि कहीं कहीं यह प्रभाव बढ़ गया है, समस्या बढ़ गई है। आपदा की फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है, आपदा की इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है। वो क्यों बढ़ती जा रही है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। पहले देख लेते हैं आपदा के प्रकार। डिजास्टर, देखो आपदा के प्रकार है, बांटा जा सकता है। एक आधार तो इसका ये होता है कि मेट्रोलॉजिकल, या इसको कह सकते हैं मौसमी, एक को कह सकते हैं स्थलाकृतिक, स्थलाकृतिक कहा जा सकता है, को कहा जा सकता है मानवीय, एक को कहा जा सकता है ये, एक को कहा जा सकता है जलीय। तो इस तरीके से पर आपदा को बांटा जाता है। को चूंकि आपदा पढ़ना है विशेष रूप से भारत के संदर्भ में, तो भारत में जो आपदा का वर्गीकरण है, एनडीए में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एक अथॉरिटी है, इसके बारे में आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे। तो उसने जितने प्रकार में आपदाओं को बांटा है, लगभग 32 तरह के आपदाओं को चिन्हित किया गया। वहां पर आप देखिएगा तो लगभग 32 टाइप्स ऑफ डिजास्टर्स आर देयर इन देयर डॉक्यूमेंट। तो हम लोगों को वही उन्हीं आपदाओं के बारे में पढ़ना है, उनमें ये सारी आपदाएं भी अपने आप ही आ जाती हैं। अभी जैसे हमने बताया कि आपदा को लेकर विश्व के स्तर पे, राष्ट्र के स्तर पे, राज्य के स्तर पे अलग अलग कंसेप्ट्स, अलग अलग संकल्पनाएं चर्चा में, इसी तरीके से इनका वर्गीकरण भी अलग अलग है। अब हो सकता है, जैसे एक उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश के लिए या मध्य प्रदेश के लिए हिमस्खलन कोई आपदा हो ही ना। तो जब मध्य प्रदेश की सरकार, मध्य प्रदेश के लोग आपदाओं की बात करेंगे तो हिमस्खलन दूर दूर तक नहीं होगा, चक्रवात दूर दूर तक नहीं होगा, सुनामी दूर दूर तक उनके लिस्ट में होगी ही नहीं। के लोग बात करेंगे तो चक्रवात उनके आपदा की लिस्ट में होगा, सुनामी उनके आपदा की लिस्ट में हो सकती है, सी इरोजन या सागरीय अपरदन उनकी आपदा की लिस्ट में होगा ही होगा।
उत्तराखंड के लोग जब बात करेंगे तो हिमस्खलन उनके चर्चा में होगा, भूस्खलन उनकी चर्चा में हो। तो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग तरह की आपदाएं होती हैं, इसलिए उनके वर्गीकरण के आधार भी दरअसल अलग अलग होते हैं। हम लोगों को आपदा का जो प्रकार पढ़ना है वो भारतीय वर्गीकरण के अनुसार ही पढ़ना है। क्या है? भारत में आपदा को 5 मेजर ब्रॉड कैटेगरी में बांटा गया है। ये मेजर ब्रॉड कैटेगरी कौन कौन सी है? एक है जल एवं जलवायु से संबंधित रिलेटेड टू वाटर या हाइड्रोलॉजी एंड क्लाइमेट, जल और जलवायु से जुड़ी हुई। फिर भूवैज्ञानिक आपदा, ठीक है, रासायनिक, नाभिकीय एवं औद्योगिक आपदाएं। नाभिकीय और औद्योगिक आपदाएं। चौथी है दुर्घटना से संबंधित। और पांचवा हो सकता है आपका, जिसको हम लोग कहेंगे जैविक आपदाएं या जैविक समस्याएं। ब्रॉड कैटेगरी है भारत में आपदा के वर्गीकरण की। एक है जल और जलवायु, बी है भूवैज्ञानिक जियोलॉजिकल, सी है ये केमिकल। इनको हम लोग जनरली अगर एक शब्द देना चाहें तो केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल डिजास्टर भी कह सकते हैं, या ऐसे इसको लिखा जा सकता है CBRN, केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल और न्यूक्लियर। मतलब उसको और इसको दोनों को एक साथ मिला के ये लिखा जाता है, क्योंकि बायोलॉजी का मतलब होता है जैविक। अगर इसमें हम लोग डालें तो इसको भी फिलहाल देखिए, रासायनिक, नाभिकीय और औद्योगिक आपदा, केमिकल, न्यूक्लियर एंड इंडस्ट्रियल। दुर्घटना से संबंधित और जैविक आपदा के अंदर सब कैटेगरी में कुल मिलाकर 32 आपदाओं का जिक्र किया गया है। एक आध उदाहरण हम लोग ले सकते हैं। जल और जलवायु से संबंधित क्या हो सकता है भाई? बाढ़ हो सकती है, चक्रवात हो सकता है, थंडर स्टॉर्म हो सकता है, तड़ित झंझा जिसे कहते हैं, वृष्टि प्रस्फोट हो सकता है, सुनामी को भी यहाँ भी रखा जा सकता है, सुनामी को यहाँ भी रखा जा सकता है, सुनामी को दोनों जगह रखा जा सकता है। सूखा को भी हम लोग यहाँ पर जगह दे सकते हैं। वृष्टि होती है उसको भी इस जगह पर रखा जा सकता है। तो इस तरह की आपदाएं जो कि जल से या जलवायु से कहीं ना कहीं रिलेट करती हैं, उनको रखा जाता है पहले कैटेगरी। कुल मिला जुलाकर मेरे ख्याल से 11 आपदाओं को रखा गया। वो सारी आपके लिए आवश्यकता नहीं है। भूवैज्ञानिक में जैसे मान लीजिए भूकंप, जैसे ज्वालामुखी, सुनामी को भी रखा जा सकता है यहाँ पर, भूस्खलन, हिमस्खलन, पंख प्रवाह, लिक्विफेक्शन मतलब पूरा पानी पानी हो जाना। तो ये सारी घटनाओं को इसमें भूवैज्ञानिक आपदा के अंतर्गत रखा जाता है। तीसरा है रासायनिक, नाभिकीय और औद्योगिक आपदा। ये तीनों आपदाएं आती हैं, केमिकल डिजास्टर, इंडस्ट्रियल डिजास्टर एंड देन आफ्टर योर न्यूक्लियर डिजास्टर। नाभिकीय आपदा, औद्योगिक आपदा और रासायनिक आपदा, ये 3 आपदाएं आती हैं। दुर्घटना से संबंधित भी 10-12 आपदाएं, जैसे दुर्घटना
ट्रेन दुर्घटना, नाव दुर्घटना, जंगल में आग, घर में आग, दिल में आग, मतलब दिल में आग तो नहीं है, घर में आग, शहर में आग, गांव में आग, इस तरह के जो दावानल होते हैं, इस तरह के अग्नि की घटनाएं इसी कैटेगरी में रखी जाती है। सीरियल बम ब्लास्ट, त्योहार से संबंधित घटनाएं, आतंकवाद, इसको भी इसमें रखा जा सकता है, दुर्घटना से संबंधित हो जाती है। जैविक, जैसे आपने पढ़ा होगा, एक बार कीटों का आक्रमण हुआ था भारत में अभी पिछले साल या पिछले से पिछले साल। कीटों का आक्रमण, उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो महामारी, एपिडेमिक या पैंडेमिक, एपिडेमिक ही लिखते हैं यहाँ पर, जो कोरोना भी चल रहा है, कोरोना का जो काल है, इस तरह क्या है, आपदा है। इस समय आपके डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट की धाराएं भी लगी हुई हैं, भी ध्यान में रखना है। पशुओं में महामारी आ जाए, कृषि आतंकवाद आ जाए, कृषि आतंकवाद आ जाए, एग्रीकल्चरल अनरेस्ट आ जाए, मतलब कि कृषि अशांति, औद्योगिक अशांति, इस तरह की चीजों को भी हम लोग डिजास्टर में रख के देख सकते हैं। एक हैजा, इस तरह की बीमारी फैल जाती है, वह भी आपदा के अंतर्गत रखी जा सकती है। भाई आप देखिएगा कि जब ये कोरोना महामारी पूरे भारत को अपने चपेट में जब ले रही होती है, तो उस समय सक्रिय व्यक्तियों में से, सक्रिय संस्थाओं में से एक डीएम भी होते हैं, कलेक्टर भी होते हैं, अथॉरिटी भी है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, उनकी अकाउंटेबिलिटी भी है। बहुत सारी चीज़ों के कारण उनको भी भूमिका निभानी पड़ती है इसमें आगे। तरह की आपदा है। अब हम लोगों को करना क्या है? प्रश्न तो कहीं से भी पूछा जा सकता है, और प्रश्न जो पूछे जाते हैं ज़्यादातर यूपीएससी में, यूपीएससी कोई हल्का फुल्का एग्जाम तो है नहीं, तो यूपीएससी में जो प्रश्न पूछे जाते हैं बड़े लॉजिकल किस्म के प्रश्न होते हैं। इलॉजिकल नहीं होंगे, इरिलेवेंट नहीं होंगे, बड़े प्रासंगिक प्रश्न पूछे जाएंगे। उन प्रश्नों की एक सूची मैंने आपके लिए तैयार करवाई है, जो अभी तक यूपीएससी में पूछा गया है। उन प्रश्नों को देखकर थोड़ा सा अंदाज़ा हमें हो जाएगा कि किस तरीके से अप्रोच को लेकर हम लोगों को आगे बढ़ना है। पूछा गया है, यह 2016 का प्रश्न है। प्रश्न का उत्तर नहीं लिखवा रहा हूँ आपको, ना ही लिखवाऊंगा, बस एक बार प्रश्न की झलकी आपको दिखा दूं, ताकि उसके अनुसार हम लोग अपने अप्रोच को ठीक करें। वर्षों से उच्च तीव्रता की वर्षा के कारण, अब यहाँ पर देखिए, उच्च तीव्रता की वर्षा के कारण शहरों में बाढ़ की बारंबारता बढ़ रही है। शहरी क्षेत्रों में बाढ़ के कारणों पर चर्चा करते हुए, क्या पूछा है? शहरी क्षेत्रों में बाढ़ के कारणों पर चर्चा करते हुए इस प्रकार की घटनाओं के दौरान जोखिम कम करने की तैयारियों की क्रियाविधि पर प्रकाश डालें। सीधा सीधा किससे है? बाढ़ से है। लेकिन पूछा क्या है? शहर की घटना, शहर की बाढ़, इस तरह की चीजों को कैसे कम किया जा सकता है, जोखिम का प्रबंधन कैसे कम करेंगे, इस पर प्रकाश डालना है। 200 शब्दों का प्रश्न है, 12.5 अंक का पूछा गया है। सूखे को उसके स्थानिक विस्तार, कालिक अवधि, मंथर प्रारंभ और कमजोर वर्गों पर स्थायी प्रभावों की दृष्टि से आपदा के रूप में मान्यता दी गई। को आपदा क्यों कहा गया है? इन सभी कारणों से कहा गया है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी कि एनडीएमए के सितंबर 2010 दर्शी सिद्धांतों पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत में एल नीनो एवं ला नीना के संभावित दुष्प्रभावों से निपटने के लिए तैयार की गई कार्यविधियों पर चर्चा की। अब सितंबर में 2010 में सूखे के प्रबंधन के लिए भारत सरकार ने कुछ पॉइंट आउट किया था, कुछ मैनेजमेंट के कुछ पॉइंट लेकर आए थे, और प्रश्न कब पूछा गया है? 2014। इसका मतलब क्या हुआ कि इनकी रिलेवेंसी जरूरी है, इनकी प्रासंगिकता है, बन रही है। अब यहाँ पर देखिए,
स्थानिक विस्तार, कालिक अवधि, मंथर प्रारंभ। अब इसके लिए क्या चाहिए कि एक बार अंग्रेजी में प्रश्न को पढ़ लेना चाहिए। ड्राउट हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज अ डिजास्टर इन व्यू ऑफ इट्स स्पेशल एक्सपेंट, temporal duration, slow onset and lasting effect on vulnerable sections, with a focus on the September 2010 guidelines from the National